हमारा टॉपिक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में पैसा इतना आम नहीं था। लोग उधार पे अगर वो काम कर रहे हैं तो लोगों की यकीन दहानी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए जाते थे और उन डॉक्यूमेंट को लीगल हैसियत हासिल थी। ठीक है, जैसे कि आजकल के ज़माने में चेक है। चेक लोग कैश देने की बजाय चेक दे देते हैं और चेक में अगर पैसे ना मिलें तो उसके ऊपर केस फाइल हो जाता है, मतलब उसकी लीगैलिटी मौजूद है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 1881 के अंदर 1881 के अंदर इनका बहुत ज़्यादा रुझान था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनका इस्तेमाल कम होता गया क्योंकि लोगों में कैश पैसा जो है वो आम होता गया। लेकिन हमारे लॉ के अंदर ये चीज़ अभी भी मौजूद है। आपकी इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की बेस पे होती हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी एलसी। जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आप एलसीज में करते हैं। एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट। अब वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो कौन सी शेप में होता है? वो डिफरेंट शेप में होता है। ठीक है, तो वो भी एक तरह का आपके पास क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया जाएगा। अब हम आते हैं हमारे बिजनेस लॉ के टॉपिक के ऊपर कि हमारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बेटा अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आपके पूरे बिजनेस लॉ में से सबसे ज़्यादा टेक्निकल है तो गलत नहीं होगा। छोटा सा ये इंस्ट्रूमेंट, ये एक्ट है, 2 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, दैट इज चैप्टर नंबर 14 एंड 15। लेकिन बच्चे इससे जान छुड़वाते हैं। बच्चों को लगता है कि जी ये चीज़ बहुत मुश्किल है और इसका एग्जाम के अंदर इसका जो वेटेज है दैट इज 415 मार्क्स। 15 नंबर का पेपर इसी में से आता है, इन 2 चैप्टर्स में से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा टेक्निकल भी है, बच्चों को मुश्किल लगता है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो मुश्किल है? अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तैयार किया है, आप लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट तैयार किया है, बड़ा सीधा सीधा सा सिंपल सी चीज़ें, कोई मुश्किल बात नहीं, हालांकि वो लेंथी भी हैं। ये 2 चैप्टर्स, छोटे छोटे से चैप्टर्स, ये मुश्किल क्यों है भाई? इसको मुश्किल बनाती हैं इनकी टर्म्स। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ा, अपनी वर्डिंग में आंसर लिख देते हैं। यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आप अपनी मर्जी की वर्डिंग यूज नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी बनेगी आप लीगल वर्डिंग यूज करें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जब आपको केस स्टडीज आती हैं तो आप उसमें एक प्रोविजन देते हैं 1-2 लाइंस की, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं अपने वर्ड्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल हो जाएंगी। अगर आपको उन टेक्निकल टर्म्स का पता चल जाए, उन टर्म्स का मतलब क्या है, क्योंकि वही टर्म्स बुक के अंदर बार बार इस्तेमाल हो रही हैं और वही टर्म्स इंशाल्लाह हम लोग भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है और नाम उनके मुख्तलिफ हैं, और अगर आपको उनका पता चल जाए तो आप लोगों के लिए ये परेशानी नहीं होगी। देखिए, एक बंदा, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि ऐसे राइटिंग करें इंग्लिश में, अब ऐसे राइटिंग के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक वोकैबुलरी, दूसरा ग्रामर। अगर किसी बच्चे को ग्रामर उसकी ठीक नहीं है तो वो ऐसे राइटिंग, वो एक सेंटेंस नहीं लिख सकता। मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, वोकैबुलरी वो वही चीज़ है सारी की सारी। आप किसी चीज़ का जब भी आपने एक ऐसे लिखना है तो जाहिर बात है आपके माइंड में कुछ ना कुछ उसके बारे में पता होगा, कुछ ना कुछ आप अपने माइंड में ले आएंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको एक चीज़ का अरबी कौन जानता है? अब वो आजकल बड़ा मशहूर है तागूत। तागूत का किसको पता है? जो उसने कहा था वो मैं कहने लगा था अभी कि तुम्हें तागूत का नहीं पता। ये वर्डिंग खैर वो उनको थोड़ी सी हार्श वर्डिंग थी। अब वो तागूत का एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब गुमराही है।
शिरक है, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की नाफरमानी है, नबी पाक के मुकाबले में आने को तागूत, एक लफ्ज़ बना दिया गया तागूत। एनीवेज, अब अगर आप लोगों को अरबी का नहीं पता तो क्या आप किसी अरबी क्वेश्चन का आंसर जो है वो अरबी में कर सकते हैं? उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अरबी की गिरदानों का पता होना चाहिए, जिसको आप ग्रामर कहते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें कुछ टर्मिनोलॉजी मिलेगी, हमें कुछ लफ्ज़ मिलेंगे जिनको हम लोग पढ़ेंगे और उनका मतलब जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन में होगा। ठीक है, इसके वो कौन कौन सी टर्म्स है, पहले हम इंशाल्लाह सारी की सारी मैं कोशिश करूंगा टर्म्स आपको बता दूं। उसके बाद जब हम अपनी बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो चुकी होंगी। ठीक है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। निगोशिएशन का मतलब क्या होता है? निगोशिएबल का मतलब क्या होगा? जिससे बहस की जा सकती हो। वेरी गुड। जिसके बारे में बहस की जा सकती हो, जिससे बातचीत की जा सकती हो, लेकिन लॉ कहता है कि दफा जो यहां से। निगोशिएबल का लॉ में मतलब है ट्रांसफरेबल। जहां जहां पे आप लॉ के अंदर निगोशिएबल पढ़ेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की टर्म के अंदर, दैट मींस ट्रांसफरेबल। नहीं भाई साहब, आप दरमियानी रास्ता ना अडॉप्ट करें। आप या इधर रहें या उधर रहें, दरमियान में कहां पे खजल हो रहे हैं। निगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल। ओके, अच्छा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होगा? डिवाइस, आलात, यही है ना इंस्ट्रूमेंट का मतलब। लॉ क्या कहता है? क्या कहता है लॉ भाई? हाँ जी, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर मतलब क्या हुआ? रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होगा? कि एक बंदे से दूसरे बंदे को पोजेशन में दे देना, ऐसे ही है। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैसे की जाएगी? मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, वहां यार कोई चीज बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जनाब। मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, बंद कर दूं बुक बंद कर दूं। डॉक्यूमेंट जनाब बिजनेस लॉ का, लेट्स अज्यूम रिटन डॉक्यूमेंट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है क्या नहीं, डेफिनेशन की तरफ अभी आएंगे। फिलहाल टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं। रिटन डॉक्यूमेंट मेरे पास जनाब लिखा हुआ है, देख लीजिए। वाह भी वाह, वाह 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 वाह, सुर्खी बॉर्डर भी इसको लगा हुआ है जी। तो रिटन डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैंने ये ट्रांसफर कर दिया। लो भाई, कैसे ट्रांसफर किया? पोजेशन मैंने कैसे दे दी? जस्ट मैंने हैंड ओवर कर दिया किसी दूसरे बंदे को। ठीक है, तो जब आप हैंड ओवर कर देते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी। डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वापस कर दे, वापस कर। हाँ जी, ओके। ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है। मैं अगर इनको हैंड ओवर कर दूंगा तो ये क्या होगा? डिलीवरी। दैट्स फाइन। अच्छा, अब अगर मैं इसके ऊपर अपने साइन कर देता हूं, मैं जनाब साइन कर देता हूं, वर्चुअल साइन हो रहे हैं जनाब, मैंने अपने साइन कर दिए इसके ऊपर। साइन करके मैंने इसको हैंड ओवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट।
हैंड ओवर आफ्टर साइनिंग इट क्या कहलाता है? इंडोर्समेंट। ओके, स्पेलिंग बुक में देख लेना अगर यहां से समझ नहीं आ रहे तो, अभी पर समझा देंगे आपको। गॉट इट? तो ट्रांसफॉर्मेशन निगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर आप कैसे कर सकते हैं? डिलीवरी के जरिए और या फिर इंडोर्समेंट के जरिए। अच्छा, अब हम आते हैं कि डिलीवरी के जरिए और इंडोर्समेंट के जरिए जो आपने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करने हैं वो कौन से? इंस्ट्रूमेंट होते हैं दो तरह के, एक होता है बेरर इंस्ट्रूमेंट, और एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। देखिए वहां पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ओके, इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है अब्दुल राफे। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है अब्दुल राफे का। ये डॉक्यूमेंट किसका है? अब्दुल राफे का डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट किसको देना है? अब्दुल राफे को डॉक्यूमेंट देना है। जब आप जिसको डॉक्यूमेंट देना है अगर उसका नाम लिखा हो तो उसको कहते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। वेयर नेम और वर्ड ऑर्डर इज मेंशन्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। जब किसी बंदे का नाम, पार्टी का नाम लिखा हो या ऑर्डर का वर्ड लिखा हो तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। एक मिनट दिखाना। ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा, इसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, ये खाली है, ठीक है जी। इसको कहते हैं बेरर इंस्ट्रूमेंट। Where there is no name or no name is mentioned or word bearer is mentioned, जहां पे कोई नाम ना लिखा हो या लफ्ज बेरर आ जाए उसको हम लोग क्या मान लेंगे? बेरर इंस्ट्रूमेंट। जिसको देना है उसका नाम जी, जिसका इंस्ट्रूमेंट जिससे बिलोंग करता है। गॉट इट? समझ आ गई बात की? बेरर इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं मेयर डिलीवरी के साथ, सिर्फ डिलीवरी के साथ ही। बेरर इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं किसके साथ? डिलीवरी के साथ। डिलीवरी समझते हैं ना? जस्ट हैंड ओवर कर देना। लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं आप किसके साथ? इंडोर्समेंट के साथ। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर हो सकता है? इंडोर्समेंट के जरिए। वो डिलीवरी के जरिए ट्रांसफर नहीं हो सकता। आप इंडोर्समेंट करेंगे मतलब साइन करके हैंड ओवर कर देंगे। गॉट इट? यहां पे समझ आ गई बात की? मिसाल के तौर पर अगर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अब्दुल राफे का नाम लिखा है तो डॉक्यूमेंट किसका है? अब्दुल राफे का। अब्दुल राफे साइन करके कह दे कि जनाब ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैं सर हसन को ट्रांसफर कर रहा हूं। अब इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए अब्दुल राफे के साइन चाहिए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बेरर इंस्ट्रूमेंट है, किसी का नाम मेंशन नहीं है, जैसे कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट था, ये इंस्ट्रूमेंट किनका था? मेरी इस बहन का इंस्ट्रूमेंट था। इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने मुझे ये ट्रांसफर करना है तो मुझे सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ा देंगे, साइन शाइन करने की जरूरत नहीं। यहां तक के मसले साहब कोई प्रॉब्लम? ऑल ओके? अच्छा जी, अब आती है बारी कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होते हैं वो 1 पर्सन टू अदर पर्सन होते हैं, ऐसा ही है। मतलब
ये इंस्ट्रूमेंट किसी की पोजेशन में होते हैं, उसके बाद ये ट्रांसफर होते हैं। ये जिसकी पोजेशन में होते हैं उसको कहते हैं होल्डर। उसको क्या कहते हैं? होल्डर। होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर कौन होता है? हु पोजेस एंड ओन्स द इंस्ट्रूमेंट। देखिए, पोजेशन और ओनरशिप का क्या मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट मेरे पास भी है और वो मेरा ही है, मैं उसका मालिक हूं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? होल्डर। गॉट इट? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि होल्डर होने के लिए पोजेशन का होना भी और ओनरशिप का होना भी जरूरी है। लेट सपोज मेरे पास एक चेक था, ठीक है, या लेट सपोज अब्दुल राफे के पास ये इंस्ट्रूमेंट है, अब्दुल राफे का इंस्ट्रूमेंट है, इसकी पोजेशन में है, इसकी ओनरशिप में है, अब्दुल राफे क्या कहलाएगा? होल्डर कहलाएगा। ये जनाब अब्दुल राफे का इंस्ट्रूमेंट मैंने चोरी कर लिया या गुम गया इससे और मुझे कहीं जमीन से पे पड़ा हुआ मिल गया। अब ये इंस्ट्रूमेंट मेरा है? नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट मेरा नहीं है, लेकिन क्या मेरी पोजेशन में है? यस, ये मेरी पोजेशन में है। क्या मैं इसका होल्डर बन गया? नो, इसका मैं अभी भी होल्डर नहीं हूं। इसका होल्डर कौन होगा? जिसका ये इंस्ट्रूमेंट है वही इसका होल्डर होगा। मतलब मेरे पास आने से पहले जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट था, जो उसका ऑनर भी था और पोजेशन में भी था, वही होल्डर रहेगा। क्लियर? अच्छा जी, अब होल्डर समझ में आया? अच्छा, अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या मेरा है? नहीं, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मैंने इंस्ट्रूमेंट अब्दुल राफे से ले लिया। कैसे लिया जनाब? चोरी करके लिया। परचेज नहीं किया बल्कि चोरी किया मैंने, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइटलशिप जो है वो मेरा क्या है? डाउटफुल है। हम एक टर्म यूज किया करते हैं बोनाफाइड और एक टर्म यूज किया करते हैं मेलाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ, मेलाफाइड का मतलब होता है इन बैड फेथ। मतलब कि इंटेंशन की बात करेंगे, गुड इंटेंशन, बैड इंटेंशन, ठीक है जी। अब मैंने ये इंस्ट्रूमेंट मैं इसका ऑनर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को अपने पास छुपा लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी इंटेंशन क्या है? बैड है। मेरा टाइटलशिप क्या है? मेलाफाइड है। मेरा टाइटलशिप जो है वो क्लियर नहीं है। टाइटलशिप मतलब ओनरशिप। मेरी जो ओनरशिप है वो डाउटफुल है कि पता नहीं ये इस इंस्ट्रूमेंट का ऑनर है कि नहीं। गॉट इट? अच्छा, अब ये इंस्ट्रूमेंट मैंने चोरी किया था, मैं होल्डर नहीं हूं, इसका होल्डर अभी भी अब्दुल राफे है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट मैंने चोरी कर लिया था। अब मैंने क्या किया? अपनी तरफ से साइन कर दिए अब्दुल राफे के और कह दिया कि अब्दुल राफे ने मुझे इंडोर्स कर दिया, और मैंने कहा कि जनाब ये इंस्ट्रूमेंट मैं अब, क्या नाम भाई का? फाबियान को बेचने जा रहा हूं। फाबियान को मैंने कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट है 5 लाख रुपए का, ऐसा करो ये इंस्ट्रूमेंट आप रख लो और 5 लाख रुपए मुझे दे दो। मैंने पैसे ले लिए, मैं शॉर्ट हो गया। अब फाबियान ने ये इंस्ट्रूमेंट चोरी किया, उसको कैसे मिला? उसने इस इंस्ट्रूमेंट को परचेज किया। क्या उसको पता था कि ये इंस्ट्रूमेंट मेरा नहीं है? नहीं, मैंने इंस्ट्रूमेंट को फॉर्ज कर दिया था। फाबियान ने बोनाफाइड थी, यानी कि इसकी जो इंटेंशन थी वो गुड इंटेंशन थी, इसने परचेज किया इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, और परचेज करके इसने मेरे से इंस्ट्रूमेंट अपनी ओनरशिप में ले लिया, ठीक है। फाबियान ने टोटली लीगल वे के अंदर अच्छे तरीके से गुड इंटेंशन के साथ वो इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रख लिया। मतलब मेरा जो टाइटलशिप था वो फाबियान से अच्छा नहीं था। फाबियान का टाइटलशिप जो है, ओनरशिप इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेरे से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, क्योंकि मैं तो मालिक नहीं था। मालिक कौन अब बन गया? फाबियान बन गया। जब कोई बंदा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ऐसे बंदे से ले, कुछ कंसिडरेशन पे करके, कि जिस बंदे का टाइटल मेलाफाइड हो, उस बंदे को कहते हैं, वो जो बंदा हासिल कर रहा है उसको कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स।
होल्डर इन ड्यू कोर्स, हु परचेजेस इंस्ट्रूमेंट फॉर अ कंसिडरेशन from person whose titleship nullified, यानी कि जिसका टाइटलशिप बेहतर नहीं है, इज नॉट गुड या इज नॉट बेटर देन ट्रांसफरी, उस बंदे को क्या कहेंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्लियर? अच्छा जी, अब ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये पैसे की जगह पे इस्तेमाल होते थे, इनका इस्तेमाल था क्या? इनका इस्तेमाल था क्या? इनका इस्तेमाल था कि आपके पास अभी कैश नहीं है, उधार पे चीज़ ले लें, एक रिटन डॉक्यूमेंट रहेगा, वो प्रूफ के तौर पर उसको लीगल हैसियत हासिल है, और जब आपको पैसों की ज़रूरत हो वो डॉक्यूमेंट दे, पैसे ले जाए। ठीक है जी। अब डॉक्यूमेंट जो है, एक तो हमने बता दिया ट्रांसफरेबिलिटी के हवाले से, बनाने के हवाले से, बेरर और ऑर्डर। अब जो डॉक्यूमेंट है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसकी होती है पेमेंट। इसकी क्या होती है? पेमेंट। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल बल्कि बता देता हूं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 किस्म के डॉक्यूमेंट है। एक को हम लोग कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, एक को हम लोग कहते हैं प्रोमिसरी नोट, और एक को हम लोग कहते हैं चेक। ये 3 जो हैं ये आपके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होते हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आपके पास अभी पैसे नहीं है, आपने एक बिल बना लिया और कहा कि भाई साहब 3 महीने बाद आना, पैसे ले जाना। आपके पास पैसे नहीं है, आपने चेक लिख दिया कि भाई साहब ये लो पकड़ो चेक, जब दिल करे इसमें से पैसे निकलवा लेना। आपने क्या किया जी, आपके पास पैसे नहीं है, आपने प्रॉमिस कर लिया, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे से कि जनाब मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। ये तीनों की तीनों कैटेगरीज इंशाल्लाह हम लोग बाइफरकेट करके इनके लीगैलिटी इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करेंगे। अभी मैं टर्म्स की तरफ हूँ, अभी हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अभी जस्ट हम टर्म्स को सीख रहे हैं। इनके इवज आपको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसे कब मिलेंगे? फ्यूचर में जाके पैसे मिलेंगे। आपको अगर पैसे पेमेंट जो है वो किसी फ्यूचर टाइम के, एक सर्टेन फ्यूचर टाइम के बाद अगर पेमेंट होगी तो दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। मैच्योरिटी का मतलब क्या है? फ्यूचर या सर्टेन फ्यूचर टाइम पेमेंट आफ्टर अ फ्यूचर डेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैच्योरिटी। कि उसकी पेमेंट कब होगी? आफ्टर अ फ्यूचर डेट। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी आज का डेट है जी, आज है 4 जुलाई, 3 जुलाई, ठीक है, 3 सितंबर को आके मेरे से पैसे ले जाना। 3 सितंबर को क्या करना? मेरे से आगे पैसे ले जाना। अब ये टाइम पीरियड फिक्स हो चुका है। 3 सितंबर से पहले जाके आप उनसे पैसे नहीं ले सकते। पैसे कब मिलेंगे? 3 सितंबर या उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। एक आपके पास होता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या चीज है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है कि आप एक कोई भी फ्यूचर डेट नहीं होती, जब आपका दिल करे आप जाके पैसे ले लें। मिसाल के तौर पर मैंने जनाब एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया कि जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप किसी भी टाइम आके हमारे से पैसे ले लें। अब आप अगले दिन आते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाते हैं, पेमेंट मिल जाती है।
2 महीने बाद आती हैं, 6 महीने बाद आते हैं, साल बाद आते हैं। वैसे तो टाइम इनका लेसर देन 1 ईयर होता है। 10 महीने बाद आते हैं, 3 महीने बाद आते हैं। जब आपका दिल करता है, जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट शो करते हैं उसी टाइम आपको पैसे मिल जाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। मतलब पेमेंट एट प्रेजेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या एट प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कि जब आप पेमेंट, जैसे ही आपको इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया जाए, दिखाया जाए, शो किया जाए, उसी टाइम आप क्या करते हैं? उनकी पेमेंट करते हैं। ओके? जैसे आपके पास एक ओपन चेक होता है, आपके ही बैंक का चेक है, आपको चेक मिल गया, आप जैसे चेक जमा करवाएंगे उसी टाइम क्या हो जाएगा? आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है? वो ये नहीं कहते कि ठीक है भाई 6 महीने बाद आना, अभी पैसे नहीं है, ऐसे नहीं कुछ कहते। वो उसी टाइम आपको पेमेंट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ऑल क्लियर? अच्छा, ये जितनी टर्म्स हमने अभी पढ़ी हैं, इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन टर्म्स को हम लोग सीखेंगे। अभी फिलहाल हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। इन टर्म्स में कोई टर्म ना समझ आई हो तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। मैलाफाइड का मतलब होता है विद बैड इंटेंशन। मैंने चोरी किया था, ठीक है, मैं ऑनर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको आगे सेल कर दिया, मतलब मेरी इंटेंशन क्या है? बैड है। ठीक है? अगले भाई साहब को नहीं पता कि वो एसेट चोरी का है, उसने देखा, उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, एसेट तो आपके लग रहा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आपके लग रहा है, उन्होंने पैसे देके मेरे से इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया। उनकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, उनकी इंटेंशन अच्छी है, वो बोनाफाइड है। ठीक है? बैड इंटेंशन मैलाफाइड। इस तरह से याद रखें ना, मैला क्या होता है? बुरा, गंदा। तो बैड इंटेंशन मैलाफाइड, बोनाफाइड गुड इंटेंशन। ओके? लो जी, लैपटॉप भी बंद हो गया। ओके जी, प्लीज, दिस इज पेज नंबर 256। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहा हूं जनाब। इन सिंपल टर्म्स, निगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी and instrument means a written document by which a right is created in favor of some person. Thus, negotiable instrument means a written document transferable by delivery. Okay? और यहाँ पे delivery का मतलब क्या जी? The term delivery means transfer of possession, actual or constructive, from one person to another. कि आपने एक बंदे को दूसरे बंदे को possession दे दी। ठीक है जी? अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं जनाब, बिल ऑफ एक्सचेंज की, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। तो कहता है जी, अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है भाई? ये तीनों के तीनों क्या हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू बेरर। याद है? पेएबल टू ऑर्डर अगर बंदे का नाम लिखा हुआ है, और बेरर मतलब किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। देखिए जी, द अबव डेफिनेशन रिवील्स दैट व्हेन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक इज इशूड, इट कैन बी टर्म्ड एज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब यहां पे इशू का मतलब क्या है? जब आप फर्स्ट टाइम चेक लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने अपनी चेक बुक पे चेक लिखा अब्दुल राफे का नाम का, ठीक है, और वो मैंने चेक फर्स्ट टाइम पे चेक बुक से निकालकर मैंने इसको चेक दे दिया। फर्स्ट टाइम पे जो बंदा ट्रांसफर कर रहा होगा उसको कहते हैं इशुएंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसको क्या कहते हैं? इशुएंस ऑफ। ठीक है? तो इशू का मतलब क्या होगा? जो फर्स्ट टाइम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहा है, उसके बाद या डिलीवरी होगी या इंडोर्समेंट होगी। गॉट इट? देखिए जी, कहते हैं द टर्म इशू मींस द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक कंप्लीट इन फॉर्म टू अ पर्सन हु टेक्स इट एज होल्डर। हु इज होल्डर? हु पोजेसेस एंड ऑन्स दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? यानी कि जिसका चेक जिसके नाम पे काटूं वो बंदा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जनाब, सबसे पहले कहता है जी, इधर पेएबल टू ऑर्डर और बेरर। अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इधर भी पेएबल टू ऑर्डर और बेरर। यहां पे थोड़ा सा उसने मिक्सअप कर दिया। अच्छा जी, अब प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू ऑर्डर। ऑर्डर कब होगा? जब नाम लिखा होगा या ऑर्डर का वर्ड आ रहा होगा। देखिए यहां पे क्या कह रहा है?
which is expressed to be so